पिछले वीडियोस में अपन ने मूल अधिकारों के बारे में जाना और हमने जाना नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताइए कि वह सही है या गलत है। सही और गलत बताना है, कथन को पढ़ना है, सही है या गलत है। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन होता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि हमारे देश के नागरिकों को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। तो ये कथन पूरी तरह सही है कि अधिकार पत्र में उन अधिकारों का उल्लेख होता है जो उस देश की जनता को प्राप्त होते हैं। दूसरा है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये कथन भी पूर्णतया सही है कि जो हमारे अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी एक अधिकार होता है और अधिकार पत्र के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, ये कथन गलत है। केवल जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं वहीं पर अधिकार पत्र होते हैं। विश्व के प्रत्येक देश में अधिकार पत्र हो ऐसा होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। ये अपन को जो भी 4 दिए गए हैं वाक्य, इनको अपन को पढ़ना है और इनमें से अपन को ये बताना है कि इनमें मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन कौन सा कथन कर रहा है। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें से ये वाला कथन होगा जो कि मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान द्वारा ही संरक्षित किए जाते हैं। ये वाला कथन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मौलिक अधिकारों पर भी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। अपन को स्थितियां दी हुई हैं, उनको अपन को पढ़ना है। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए, पहला, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। ये एक घटना है, तो इसके बारे में अपन को ये बताना है कि इसमें कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो जैसे कि देखने से ही स्पष्ट है कि इसमें समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है, महिला और पुरुष का भेदभाव किया गया है। दूसरा पढ़ते हैं, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। तो इसमें किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। उस निदेशक ने अपने मूल अधिकार का उपयोग किया है और वो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो इसमें भी किसी प्रकार की भेदभाव का उल्लंघन नहीं हुआ है। लोग हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें अधिकार प्राप्त होता है, रैली निकालने का अधिकार। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है, तो ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, यहाँ पर संरक्षित हो रहा है। देख लेते हैं आंसर। महिला सहकर्मियों को दंडित करना उनकी समानता के अधिकार का उल्लंघन करना है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव है, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। दूसरे का उत्तर देखते हैं, इस घटना में मौलिक अधिकार का उपभोग किया जा रहा है। इसमें निर्देशक अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग कर रहा है। उन्होंने फिल्म बनाई है, सरकार की नीतियों की आलोचना की है, तो उन्होंने फिल्म के माध्यम से अपनी भावनाओं, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। इस घटना में भी मौलिक अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 के तहत किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, रैली निकालने आदि का अधिकार हमें मिलता है। इसमें शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था ना कि आंध्र प्रदेश से बाहर और ये जो तेलुगु माध्यम के विद्यालय चला रही है, तो यहाँ शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में कौन सा
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। कथन को अपन को पढ़ना है और जानना है कि शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार हैं उनकी सही व्याख्या कौन सा कथन कर रहा है। पहला है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, कि शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं वो ही उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। उत्तर देख लेते हैं अपन। इसका उत्तर होगा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। ये वाला कथन हमारे संविधान में दिए गए शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की सही व्याख्या करता है। हमारे संविधान द्वारा ये प्रावधान है कि कोई भी वर्ग है, कोई भी समुदाय है, वो अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए संस्थान की सुरक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता है, संस्थान खोल सकता है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों? कथन अपने को दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा कथन है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी देय नहीं होना ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, बाद में इसको कानून बनाया गया। ऐसे कोई मूल अधिकार में न्यूनतम मजदूरी वाला प्रावधान हमारे किसी भी मूल अधिकार में नहीं है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, तो ये वाला कथन है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक और भाषण तैयार करना, ये दोनों ही मौलिक अधिकार के उल्लंघन नहीं है। ये जो है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, ये हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। एक कार्यकर्ता है, वो कार्य कर रहा है गरीबों के बीच में, और उसने ये कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, बस जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ठीक से लागू कर दीजिए। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता। निसंदेह है उनकी जो दूसरी बात है वो बिल्कुल सही है कि नीति निर्देशक तत्वों को जिस भावना के अनुरूप हमारे संविधान में शामिल किया गया था, उसी भावना के अनुरूप, उसी उद्देश्य के साथ अगर लागू कर दिया जाता है, अगर उसके प्रावधानों को पूरा करने का प्रयास सरकारें करती हैं, तो गरीबों की स्थिति में बेहद सुधार आएगा, उनके जीवन स्तर में बेहद सुधार आएगा। लेकिन मूल अधिकारों की जगह नीति निर्देशक तत्व नहीं ले सकते। तो निसंदेह है उनकी लोक कल्याण के लिए, गरीबों को उनकी वंचित वर्ग से ऊंचा उठाने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का ठीक प्रकार से लागू होना आवश्यक है, लेकिन उतने ही जरूरी उनके लिए मूल अधिकार भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी, उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठते हैं वे इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? इस उदाहरण में समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा, अवसरों की समानता जो उनको मिलनी चाहिए, ये भी उनको नहीं मिल रही है, और ये दोनों ही एक ही अधिकार समानता से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भूखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चला कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वो अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
सुधार करने का आदेश दे। इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, ये अधिकार आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? तो देखते हैं अपन उत्तर। इस मामले में कानून के समक्ष अधिकार और भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15 दोनों ही अधिकार शामिल हैं कि कानून के समक्ष समानता और दूसरा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये दोनों ही अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित हैं और ये जीवन के अधिकार का ही एक अंग है, क्योंकि इतना सारा भूखमरी की स्थिति है, भूख से मर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उनके जीवन की रक्षा नहीं हो रही है, उनके जीवन का हनन हो रहा है भूख के कारण, जबकि सरकार के पास जो गोदाम है वो अनाजों से भरे पड़े हैं। तो निसंदेह है ये अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में उद्धृत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। अपना जो ये अध्याय है पुस्तक के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोमनाथ लाहिड़ी का एक उद्धरण आपको मिलेगा पुस्तक के अंदर। तो क्या आप उस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दें, और यदि नहीं तो अपने कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले अपन सोमनाथ लाहिड़ी जी के कथन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है जो कि उन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो इन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये बोला था संविधान सभा में श्री सोमनाथ लाहिड़ी जी ने। अब हमें बताना है कि हम इस कथन से सहमत हैं या हम इस कथन से असहमत हैं। तो देखिए, इस कथन से हम कम ही सहमत हैं, क्योंकि मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया मूल अधिकार जो उपबंध है वो मूल अधिकारों पर नियंत्रण जरूर लगाता है, लेकिन उनको समाप्त नहीं करता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि उन परिस्थितियों में अगर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है नागरिकों के लिए और सरकार के लिए। कई बार सरकार को शांति की स्थापना में या फिर जीवन की रक्षा में या फिर देश की रक्षा में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का जो उपबंध जोड़ा गया है, इस उपबंध का सरकार किस तरह से इस्तेमाल करती है इस पर निर्भर करता है मूल अधिकारों की ताकत। कि अगर सरकार उन उपबंधों को केवल जो औचित्यपूर्ण स्थितियां दी गई हैं उसी भावना के साथ लगाए कि जब विशेष आवश्यकता हो, विशेष जरूरत हो, तभी उनको उपबंधों को यानी उन प्रतिबंधों को लगाया जाए, तभी वो नियंत्रण किया जाए, तो फिर बाद में ये उपबंध गलत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इनका दुरुपयोग करने लग जाए, अगर सरकार अपने निज स्वार्थ के कारण ही मूल अधिकारों के हनन करने लग जाए, तो बाद में ये उपबंध जो मूल अधिकार हैं वो एक तरह से अपनी जो शक्ति है, प्रभाव है, महत्ता है, वो खोने लगते हैं। तो देखते हैं अपन इसमें असीमित मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इनको निलंबित करना पड़ता है। मतलब हमारा संविधान हमें असीमित मूल अधिकार नहीं देता, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मूल अधिकारों को निलंबित भी करना पड़ता है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन उपबंधों का उपयोग जन कल्याण हेतु करती है अथवा दमन के लिए करती है। जैसे कि अभी अपन ने बात किया था कि ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है कि हमारी सरकार है वो किस तरह की विचारधारा वाली है, वो किस तरह के सिद्धांतों वाली है। अगर वो इनका उपयोग जन कल्याण के लिए करती है तो इन उपबंधों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सरकार दमन के लिए इनका प्रयोग करती है तो निसंदेह सोमनाथ लाहिड़ी जी ठीक कह रहे हैं। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि अपन ने जब पिछले वीडियोस में पढ़ा था तब भी अपन ने ये बात कर ली थी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार वो इसलिए है क्योंकि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया जाएगा तो बाकी अन्य अधिकारों का कोई मतलब
मतलब नहीं रह जाता। बाकी अधिकारों की रक्षा करता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार है वो न्यायपालिका को इतनी शक्ति देता है, इतनी ताकत देता है कि हमारी न्यायपालिका है वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर पाती है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये था अपना अध्याय 2, भारतीय संविधान में अधिकार। धन्यवाद।